नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विजय संसपाल और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हमारा जो चैप्टर हमने पढ़ा था हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, आनुवंशिकता और जैव विकास के कुछ प्रश्न। तो पहला प्रश्न है हमारा, हु इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवंशिकता का जनक किसे माना जाता है? इसका उत्तर है ग्रेगर जॉन मेंडल। हमने पाठ में भी पढ़ा है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट जो हैं वो पी प्लांट मटर के पौधे पर किए थे। मेंडल ने ही सर्वप्रथम आनुवंशिकता के जो नियम थे उनको प्रतिपादित किया था, इसलिए ग्रेगर जॉन मेंडल को जो है हम आनुवंशिकता का जनक मानते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन? समजात और समरूप अंगों में क्या अंतर है? समजात अंगों की आंतरिक संरचना समान पर कार्य जो हैं भिन्न भिन्न होते हैं। जो हमारे होमोलोगस ऑर्गन्स होते हैं उनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो सेम होता है, पर उनके जो कार्य होते हैं मतलब दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। जबकि समरूप अंग जो होते हैं जो हमारे एनालोगस ऑर्गन्स होते हैं उनकी आंतरिक संरचना भिन्न होता है। जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उनका वो डिफर करता है, पर उनके कार्य जो हैं समान होते हैं, दे परफॉर्म सेम फंक्शन। समरूप, देखो समरूप शब्द जो है उसका मतलब है कि सेम जैसे दिखने वाले, एक जैसा जिनका रूप है। जैसे हमारे पक्षियों के पंख हो गए या फिर चमगादड़ के पंख हो गए, दोनों पंख जो है दिखते हमें एक तरह के हैं, कार्य भी उनके एक हैं उड़ने का, पर उनकी आंतरिक संरचना जो है समान होती है। चमगादड़ के पंख जो हैं उसके हाथ की मॉडिफिकेशन है, जबकि जो पक्षियों के पंख हैं वो उनके पूरे अग्र बाजू के मॉडिफिकेशन है। समजात अंगों में हम ले सकते हैं, जैसे हमारे बाजू होते हैं, गायों के आगे के जो हमारे गायों के चार टांगे होती हैं ना, जो आगे वाली टांगे होती हैं, हमारे आगे हमारे जो बाजू हो गए, पक्षियों के जो पंख हो गए, वो क्या है, उनके कार्य अलग अलग हैं पर उनकी आंतरिक संरचना जो है समान होती है, इसलिए वो समजात अंगों के उदाहरण हुए। हु हैव अ परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम? लिंग गुणसूत्र का एक पूर्ण जोड़ा जो है किसके पास होता है? लड़के के जो लिंग गुणसूत्र हैं वो एक्स और वाई हैं, जबकि जो लड़की के लिंग गुणसूत्र हैं वो एक्स एक्स है। तो एक्स और एक्स क्या हुआ, एक पूर्ण जोड़ा हुआ, जबकि एक्स और वाई एक पूर्ण जोड़ा नहीं हुआ। इसलिए जो लड़की या गर्ल होती है उसमें जो है सेक्स क्रोमोसोम का एक पूर्ण जोड़ा या परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम होता है। कैन द विंग ऑफ अ बटरफ्लाई एंड विंग ऑफ अ बैट बी कंसीडर्ड होमोलोगस ऑर्गन्स? क्या तितली और चमगादड़ के पंखों को हम समजात अंग जो हैं मान सकते हैं? इसका आंसर है नहीं। जो हमारे तितली के बटरफ्लाई के बींग है और जो बैट के बींग है वो समजात या होमोलोगस ऑर्गन्स नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने पहले भी आपको ये बात बताई है कि जो चमगादड़ के पंख हैं वो उसके हाथ जो हैं, हाथों की मॉडिफिकेशन है, हाथों से बने हुए हैं, जबकि जो हमारे तितली के पंख हैं, तितली क्या है, तितली अकेशरुकी है, इनवर्टिब्रेट है, उसमें तो हड्डियां होती ही नहीं है, जबकि जो हमारा चमगादड़ का पंख है उसमें हड्डियां होती हैं। तो जो चमगादड़ और जो हमारे तितली के पंख हैं उनकी जो आंतरिक संरचना है वो क्या है, अलग है, जबकि कार्य एक जैसे हैं। तो ऐसे अंग जिनकी आंतरिक संरचना अलग जबकि कार्य जो हैं एक जैसे होते हैं उनको हम एनालोगस या समरूप अंग कहते हैं। तो ये जो है समरूप अंगों के उदाहरण हैं, समजात अंगों के उदाहरण नहीं हैं। A study found that children with light colored eyes are likely to have parents with light colored eyes. On this basis, can we say anything about whether the light आई कलर ट्रेट इज डोमिनेंट और रिसेसिव? एक अध्ययन से पता चला है कि हल्के रंग की आंखों वाले बच्चों के जनक जो उनके माता पिता हैं उनकी आंखें भी हल्के रंग की होती हैं। क्या इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि आंखों के हल्के रंग प्रभावी हैं या
अप्रभावी। तो इसका आंसर होगा नो, क्योंकि यहाँ पे हमें जो एक ट्रेट है, जो एक गुण है, उसका सिर्फ एक ही वेरिएंट बताया गया है, आंखों का हल्का रंग। जबकि डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट हम तभी कह सकते हैं जब हमारे पास जो है एक ट्रेट के दो वेरिएंट होंगे। देखो, प्रभावी और अप्रभावी लक्षण तो हम तभी कह पाएंगे जब हमारे पास एक गुण के लिए दो लक्षण होंगे। जैसे मटर के पौधों में लंबाई को लेके क्या था, एक लंबा पौधा था, एक छोटा पौधा था। लंबा पौधा जो है वो एक प्रभावी लक्षण है और जो बौना पौधा है वो एक अप्रभावी लक्षण है। अतः एक गुण के हमारे पास में क्या होने चाहिए, दो लक्षण होने चाहिए। एक ट्रेट जो है उसके हमारे पास में दो वेरिएंट होने चाहिए, तभी हम उनको प्रभावी अप्रभावी डोमिनेंट रिसेसिव बोल सकते हैं। जबकि जो आंखों का कलर है उसमें हमें सिर्फ एक ही वेरिएंट दिया गया है, अतः हम उसमें प्रभावी अप्रभावी या डोमिनेंट या रिसेसिव के बारे में नहीं बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाउ आर द एरियाज ऑफ स्टडी इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन इंटरलिंक्ड? जैव विकास तथा वर्गीकरण का अध्ययन क्षेत्र किस प्रकार परस्पर संबंधित है? फर्स्ट है इसमें जो पॉइंट होगा, जीवों का वर्गीकरण उनके विकास संबंधों का प्रतिबिंब है। मतलब जो उनकी क्लासिफिकेशन है वो क्या है, उनके इवोल्यूशन को प्रदर्शित करती है। दो स्पीसीज के मध्य जितने अधिक अभिलक्षण समान होंगे उनका संबंध भी उतना ही निकट का होगा। मतलब दो स्पीसीज हैं, जितना अधिक वो रिलेटेड होंगी उनका संबंध भी उतना ही निकट का होगा। क्या मतलब हुआ, जैसे दो स्पीसीज हैं, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि जैसे एक गधा है और एक हमारा जिब्रा है, तो वो दोनों क्या है, एक दूसरे से क्या है, वो एक दूसरे के जैसे दिखते हैं, उनके जो बाह्य लक्षण है वो एक दूसरे की तरह हैं। जबकि अगर हम बात करें एक हाथी की, तो हाथी जो है गधे और जिब्रा से क्या लगता है, अलग लगता है। तो मतलब जो हमारा गधा और जो हमारा जिब्रा है वो एक दूसरे से क्या है, अधिक, मतलब विकासीय रूप से एक दूसरे से जो हैं वो अधिक संबंधित हैं। जबकि जो हाथी है उनसे विकासीय रूप से उतना अधिक संबंधित नहीं है। जितनी अधिक समानताएं उनमें होंगी उनका उद्भव भी निकट अतीत में समान पूर्वजों से हुआ होगा। तो जैसे बंदर हैं, चिंपांजी हैं, वो देखने में क्या लगते हैं, एक जैसे लगते हैं। मतलब जो अतीत है उसमें जो हमारे बंदर और चिंपांजी हैं उनका जो उद्भव है वो क्या हुआ है, निकट अतीत में समान पूर्वजों से हुआ है। जीवों के मध्य समानताएं हमें उन जीवों को एक समूह में रखने तथा अध्ययन का अवसर प्रदान करती हैं। तो जो समान जीव हैं उनको हम एक ही ग्रुप में रखते हैं। जैसे अगर हम बात करें मैमल, तो जितने भी स्तनपायी हैं उनको हमने एक ग्रुप में रखा हुआ है। फिर जो हमारे प्रोटाथीरियंस है, मेटाथीरियंस है, मतलब जो शिशुधानी वाले जीव हैं उनको हमने अलग रखा हुआ है। जो अंडे देते हैं स्तनपायी, जैसे हमारा एकिडना है, उसको हमने अलग रखा। फिर जो कैंगरूज हैं, जो हमारे टश्मेनियाई डबल हो गया, कोआला हो गया, जो शिशुधानी वाले जीव हैं उनको हमने अलग रखा। फिर जो यूथीरियंस हैं, मतलब जिनमें बच्चे पूर्ण विकसित होके पैदा होते हैं, उनको हमने अलग रखा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो समान जीव हैं उनको हम क्या रखते हैं, एक ही समूह में रखते हैं। उससे हमें उनको स्टडी करने में हेल्प होती है। ठीक है।